नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिडिक्टेबल यूपीएससी बाय शुभम। इसमें वी आर डूइंग सीसेट पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें अभी तक हमने 2014, 15, 16 के कॉम्प्रिहेंशन कर लिए हैं। आज हम 2017 सीसेट पेपर की कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। सो गाइस, आप सीसेट और पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करिए। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये कंप्लीट करेंगे तो आपके 90 प्लस मार्क्स ईजिली आएंगे पेपर में। तो आपको करना क्या है कि पहले ये पीवाईक्यू लगाना है 2017 का। फिर उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है सामने पेपर रखते हुए और चेक करना है कि आप क्या गलती कर रहे हैं, कैसे सोचा जाता है एग्जाम में, कैसे हमें पेपर को करना है। तो हमें हमारा पूरा माइंडसेट यूपीएससी के हिसाब से डेवलप करना है कि यूपीएससी में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी हमें कहाँ फंसाता है और हम कैसे आंसर दे सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी बढ़े। तो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी ना आपको कि आपको पहले घंटे में काउंट और रीजनिंग करना है, उसके बाद ओएमआर फिलअप करना है, फिर जो 50 से 55 मिनट बचते हैं उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है। तो काउंट और रीजनिंग को आपको शुरू के 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। कॉम्प्रिहेंशन में आप टाइम ज़्यादा दोगे तो आपको एक्यूरेसी अच्छी आएगी आपकी। कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजी क्या थी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पूछा क्या है, फिर पैसेज पढ़ना है और फिर जो पैसेज में दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, अपने हिसाब से आंसर नहीं देना है। यही सिंपल स्ट्रेटजी है। क्वेश्चन 1, व्हाट डज द अबव पैसेज इम्प्लाई। कुल मिला के मैसेज पूछ रहा है कि ऊपर वाला पैसेज क्या बात कर रहे हैं। व्हाट क्लाइमेट चेंज विल undeniably do is cause or amplify events that hasten the reduction of resources. Competition over these diminishing resources would ensue in the form of political or even violent conflict. Resource-based conflict have rarely been overt and are thus difficult to isolate. Instead, they take on veneers that appear more politically palatable. Conflict over resources like water are often clogged in the guise of identity और ideology. देखो, आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हो, है ना। अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी वाला भी पैसेज पढ़ सकते हो, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब पैसेज में ये बोल रहा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होगा, रिसोर्स कम होगी, रिसोर्स वैसे ही लिमिटेड है तो उसके कारण कंपटीशन बढ़ेगा रिसोर्स के लिए। फिर वो उसके कारण क्या हो सकता है, पॉलिटिकल और इवन वायलेंट कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये सब बातें कर रहा है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, रिसोर्स बेस्ड कन्फ्लिक्ट आर ऑलवेज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। नहीं, ऐसी बात नहीं करी। देखो, पैसेज से ये बात तो निकल के नहीं आ रही है ना। सेकंड, देयर इज नो पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू रिसॉल्व एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट। नहीं, ये भी बात नहीं करी पैसेज में कि नो पॉलिटिकल सॉल्यूशन। देखो, ये जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं ना, ऑलवेज, नो, तो ये हमको पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है और उसका एसेंस समझना है, क्या बातें कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कोई एक्सट्रीम बातें हो रही हैं तो वो मैक्सिमम टाइम गलत ही होता है। सी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स स्ट्रेसेस एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। हाँ, यही बात हो रही है कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होगा, रिसोर्स कम होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, उसके कारण पॉलिटिकल और वायलेंट इवेंट बढ़ेंगे। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी कैन नॉट बी रिसॉल्व। देखो, कहीं भी पैसेज में आइडेंटिटी की बात नहीं हुई, आइडियोलॉजी की बात नहीं हुई, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है डी वाला। इसका आंसर क्या होगा, सी। सेकेंड क्वेश्चन, द कीनोट दैट सीम्स टू बी इमर्जिंग फ्रॉम द पैसेज इज दैट द मैन हु इज परपेचुअली हेजिटेटिंग विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट will do neither. The man who resolves but suffer his resolution to be changed by the first counter suggestion of a friend who fluctuates from opinion to opinion and veers from plan to plan can never accomplish anything. He will at best be stationary and probably retrograde in all. It is only the man who first consult wisely, then resolves firmly, and then execute his purpose with inflexible perseverance, undismayed by those petty difficulties which daunt a weaker spirit that can advance to eminence in any life. अब देखो, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया हो पैसेज तो आप एक बार हिंदी में रीड कर लो। देखो, हिंदी में कितनी इजी लैंग्वेज में दिया है। जो व्यक्ति निरंतर इस हिचकिचाहट में रहता है कि दो चीज़ों में से एक पहले करे, वह दोनों में से
कोई भी नहीं कर पाता। अगर आप कंफ्यूज रहते हो ना कि ये पहले करें वो पहले करें, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। जो व्यक्ति संकल्प करता है लेकिन उसकी कार्ट में किसी मित्र द्वारा किए गए पहले सुझाव पर ही संकल्प बदल देता है। जैसे आपने कुछ संकल्प किया कि हम यूपीएससी करेंगे, और आपके किसी दोस्त ने बोल दिया कि अरे तुझसे नहीं हो पाएगा यूपीएससी, तो आपने कहा चलो छोड़ो यूपीएससी और कुछ करते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। यहाँ पे देखो बोला, जो व्यक्ति पहले विवेकपूर्ण परामर्श करता है, फिर दृढ़ संकल्प करता है और कमजोर मनोवृत्ति को भयभीत करने वाली तुच्छ कठिनाइयों से निर्भीक बनकर अटल रहता है, वही उद्देश्य को पूरा कर पाता है। इस पैसेज से हम क्या की नोट ले सकते हैं वो देखते हैं। ऑप्शन ए, वी शुड फर्स्ट कंसल्ट वाइसली एंड देन रिसॉल्व फर्मली। हाँ देखो, यही बात हुई है पैसेज में, तो इसका आंसर ए हो गया। बट हम आगे के पॉइंट भी पढ़ते हैं। बी पॉइंट में क्या बोल रहा है? बी ऑप्शन, वी शुड रिजेक्ट सजेशन ऑफ फ्रेंड्स एंड रिमेन्स अनचेंज्ड। नहीं, ये बात तो नहीं। अगर फ्रेंड्स अगर सही सजेशन देंगे तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वी शुड ऑलवेज रिमेन ब्रॉड माइंडेड, पैसेज में कुछ ऐसी बात नहीं हुई। ऑप्शन डी, वी शुड बी रिसोल्यूट एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। देखो ऐसी थोड़ी बहुत तो बात हुई है, बट मेन बात यही कर रहा है वो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, crucial message conveyed by the above passage. During the summer in the Arctic Ocean, sea ice has been melting earlier and faster. समर की बात हो रही है। द विंटर फ्रीज हैज बीन कमिंग लेटर, विंटर लेट में आ रही है, और समर में क्या हो रहा है कि आइस आसानी से और जल्दी मेल्ट हो रहा है। इन द लास्ट 3 decades द एक्सटेंट ऑफ समर आइस हैज बीन डिक्लाइंड by about 30%. The lengthening of period of summer melt threatens to undermine the whole Arctic food web atop which stand polar bear. ये बोल रहा है कि देखो आर्कटिक ओशियन में गर्मी का पीरियड बढ़ रहा है, ठंड लेट से आ रही, तो उसके कारण आइस मेल्ट हो रहा है, और आइस मेल्ट होने के कारण क्या हो रहा है कि फूड वेब पे इम्पेक्ट हो रहा है। फूड चेन, फूड वेब जो हमने एनवायरनमेंट में पढ़ी थी उस पे इम्पेक्ट हो रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट किसको होगा? पोलर बियर को। तो क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज क्या है? ऑप्शन ए, क्लाइमेट चेंज हैज कॉज्ड आर्कटिक समर टू बी शॉर्ट बट टेम्परेचर टू बी हाई। नहीं, ये तो गलत है ना, शॉर्ट नहीं हुई है, लंबी हो गई है समर पीरियड, तो ऑप्शन ए हट गया। बी, पोलर बियर्स कैन बी शिफ्टेड टू साउथ पोल टू एंश्योर देयर सर्वाइवल। अब पूरे पैसेज में कहीं साउथ पोल की बात नहीं हुई है, ना कहीं ऐसा लिखा है कि उन्हें कहीं शिफ्ट करना है, तो ऑप्शन भी हट गया। ऑप्शन सी, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पोलर बियर्स द फूड चेन इन आर्कटिक रीजन विल डिसअपियर। देखो ऐसी भी बात नहीं हुई है ना, बल्कि इसका उल्टा बोल रहा है कि भाई अगर फूड चेन इम्पैक्ट होगी तो पोलर बियर डिसअपियरेंस हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी भी हट गया। डी, क्लाइमेट चेंज पोसेस अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ पोलर बियर्स। हाँ, ये बात कर रहा है ना, फूड वेव इम्पैक्ट होगी तो पोलर बियर भी इम्पैक्ट होंगे। Question 4, crucial message conveyed by the above passage. Why do people prefer open defecation and not wants toilet? Or if they have them, only use them sometimes? Recent research has shown two critical element, ideas of purity and pollution, and not wanting puts and septic tanks to fill because they have to be emptied. These are the issues that nobody wants to talk about, but if we want to eradicate the practice of open defecation, they have to be confronted and dealt properly. तो क्रूशियल मैसेज क्या है? ऑप्शन ए, द आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन आर सो डीप रूटेड दैट दे कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल। तो देखो जब भी ऐसा ऑप्शन आए ना, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड, ऐसी एक्सट्रीम बातें करे, तो ये ऑप्शन लगभग हमेशा गलत होते हैं, तो ये हट गया। बी, पीपल हैव टू परसीव टॉयलेट यूज एंड पिट एम्पटिंग एज क्लीन एंड नॉट पॉल्यूटिंग। ये सही सा लग रहा है थोड़ा हमें, बट हम आगे के पॉइंट और चेक करेंगे। पीपल कैन नॉट चेंज देयर ओल्ड हैबिट्स। नहीं, हम अपनी ओल्ड हैबिट चेंज कर सकते हैं ना, और ऐसी पैसेज में कुछ बात ही नहीं हुई, तो ये भी हट गया। डी, पीपल हैव नाइदर सिविक सेंस नॉर सेंस ऑफ प्राइवेसी। अब पैसेज में कहीं भी सिविक सेंस की भी बात नहीं हुई, प्राइवेसी की भी बात नहीं हुई, तो ऑप्शन डी भी हट गया, आंसर हमारा बी आ गया। पीपल हैव टू परसीव टॉयलेट यूज एंड पिटी एम्प्टी एज क्लीन नॉट पॉल्यूटिंग। यहाँ पे बात हुई थी ना कि दो दिक्कतें आ रही हैं, कि भाई प्यूरिटी और पॉल्यूशन की दिक्कत आ रही है, इसलिए लोग ओपन डेफिकेशन को प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
Most crucial inference. In the last 2 decades, the world's GDP has increased by 50%, whereas inclusive wealth has increased by mere 6%. In recent decades, GDP-driven economic performance has only harmed inclusive wealth like human capital and natural capital, like forest and water. While the world's human capital, which stand at 57% of total inclusive wealth, grew only 8%, the natural capital, which is 23% of total inclusive wealth, declined by 30% worldwide in the last 2 decades. तो इससे हम क्या अनुमान लगा पा रहे हैं? ऑप्शन ए, मोर एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल कैपिटल। ये देखो, ये बात तो कर रहा है, बट हम आगे भी ऑप्शन देखते हैं। जो बेस्ट होगा ना, या मोस्ट क्रूशियल होगा ना, वो हमें आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन गलत नहीं है, बट हम आगे भी चेक करते हैं। ऑप्शन बी, द ग्रोथ ड्रिवन बाय जीडीपी ओनली इज नाइदर डिजायरेबल नॉट सस्टेनेबल। तो देखो, ये भी हमें आंसर लग रहा है ना, ये भी सही पॉइंट है, और ये पहले से ज़्यादा क्रूशियल है, तो पहला हट गया, मतलब पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है। सी ऑप्शन, द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। देखो, पैसेज में किसी भी कंट्री की बात नहीं हुई है, तो ये तो बिल्कुल हम अनुमान नहीं लगा सकते। ऑप्शन डी, द वर्ल्ड नीड्स मोर ह्यूमन कैपिटल अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। ये अनुमान लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि पैसेज में ह्यूमन कैपिटल और नेचुरल कैपिटल दोनों की बात कर रहा है, तो ये अनुमान भी लगाना मुश्किल है। तो इसका सही आंसर होगा बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट रैशनल इन्फ्रेंस पूछा है हमसे। पैसेज पढ़ते हैं। By 2020, when the global economy is expected to run short of 56 million young men, India, with its huge surplus of 47 million, could fill the gap. It is in this context that labor reforms are often cited as the way to unlock double digit growth in India. In 2014, India's labor force was estimated to be about 40% of the population, but 93% of this force is in unorganized sector. Over the decade, the compound annual growth rate of employment has slowed to 0.5%, with about 14 million jobs created during the last year when the labor force increased by about 15 million. जो फैक्ट की बात हो रही है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मोस्ट रैशनल इन्फ्रेंस क्या निकल के आ रहा है, मतलब इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? इंडिया मस्ट कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ सो एज टू रिड्यूस इट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब इतनी नेगेटिव बात तो नहीं की पैसेज में, तो ऑप्शन ए हट गया। सबसे पहले आपको ऐसे ही ऑप्शन काटना है जिनमें ऐसी वाहियात बातें की हो। फिर उसके बाद ऑप्शन बी, लेबर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन इंडिया टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ इट्स वास्ट लेबर फोर्स प्रोडक्टिवली। पैसेज में देखो, लेबर रिफॉर्म्स की बात हुई थी, लेबर फोर्स की बात हुई थी, और ऑप्टिमम यूज़ की भी बात हुई है, तो इसका आंसर बी होगा। बट हम आगे के भी पॉइंट चेक करते हैं। ऑप्शन सी, इंडिया इज पॉइज्ड टू अचीव द डबल डिजिट ग्रोथ वेरी सून। ऐसी कोई बात नहीं हुई। इंडिया इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द स्किल्ड यंग पीपल टू अदर कंट्रीज। हम लेबर्स को सप्लाई कर सकते हैं, बट स्किल्ड की कहीं भी बात नहीं हुई। क्वेश्चन 7, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट द वेरी फर्स्ट लेसन दैट शुड बी taught टू अस when we are old enough to understand it is that complete freedom from the obligation to work is unnatural and out to be illegal, as we can escape our share of the burden of work only by throwing it to someone else's shoulder. Nature ordains that human race shall perish of famine if it stop working. अगर हमने काम करना बंद कर दिया ना, तो ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी। We cannot escape from this tyranny. The question we have to settle is how much leisure we can afford to allow ourselves. तो हमें काम करते रहना पड़ेगा, और हमें ये देखना है कि हम कितना लेजर, कि कितना अपना कंफर्ट ढूंढ सकते हैं। तो मेन आइडिया क्या है? इट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स टू वर्क। तो पैसेज में ऐसी बात कर रहा है कि हमें काम करते रहना है। यहीं पे बोला है ना कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। ऑप्शन बी, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर। ऐसी भी देखो पैसेज में बात हुई है कि यहाँ पे बोला है कि हाउ मच लेजर, हमें कितना लेजर करना चाहिए और कितना वर्क करना चाहिए, तो वो हमें सेटल करना पड़ेगा। सी, वर्किंग इज ए ट्रेनिंग विच वी हैव टू फेस।
नहीं, इतनी नेगेटिव बात नहीं करी कि वर्किंग एक बेकार चीज़ है, तो ऑप्शन सी हट गया। डी, ह्यूमंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ वर्क इज एसेंशियल। नहीं, ह्यूमंस अंडरस्टैंडिंग ऐसी कुछ बात नहीं हुई, तो ये हट गया। इसका आंसर होगा ए, इट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स टू वर्क। अब देखो एग्जाम में ए और बी में हमें कन्फ्यूजन रहेगी, क्योंकि इतने प्रेशर में हम अच्छे से नहीं सोच पाते। अभी तो हम क्या है, फ्री बैठे हैं, तो हम ज़्यादा सोच पा रहे हैं। बट आपको फिर भी देखो सी और डी तो एलिमिनेट करने हैं, फिर आपके पास दो ही ऑप्शन बचते, ए और बी, तो आप 50-50 पे आ गए। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन 8, द ऑथर सजेस्ट दैट हैबिट्स, पैसेज पढ़ते हैं, देयर इज नो हार्म इन कल्टिवेटिंग हैबिट्स सो लॉन्ग एज दे आर नॉट इंजूरियस। Indeed, most of us are little more than bundle of habits. Take away our habits and residuum would hardly be worth bothering about. We could not get on without them. They simplify the mechanism of life. They enable us to do multitude of things automatically, which, if we had to give fresh and original thought to them each time, would make existence impossible confusion. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? द ऑथर सजेस्ट दैट हैबिट्स टेंड टू मेक अवर लाइफ डिफिकल्ट। नहीं, इसका उल्टा बोल रहा है कि हमारी लाइफ ईजी करता है। यहाँ पे बोल रहा है ना, दे सिंप्लीफाई द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ, तो ऑप्शन ही हट गया। बी, एट प्रिसीजन टू अवर लाइफ, ये हो सकता है बट प्रिसीजन की कहीं बात नहीं हुई है, तो ये भी हट गया। सी, मेक इट ईजियर फॉर अस टू लिव, हाँ ये बात हुई है कि सिंप्लीफाई द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ, तो इसका ऑप्शन सी होगा। टेंड टू मैकेनाइज अवर लाइफ, नहीं ये भी बात नहीं हुई, तो इसका ऑप्शन सी होगा। 21, the challenge the author of the above passage throws to the public is to achieve. We have hard work ahead. There is no resting for any of us until we redeem our pledge in full, till we make all the people of India what destiny intends them to be. We are citizens of a great country on the verge of bold advance, and we have to live up to that high standard. All of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India with equal rights, privilege, and obligation. We cannot encourage communalism or narrow mindedness, for no nation can be great whose are narrow in thought or action. तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? द चैलेंज द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज थ्रोस टू द पब्लिक इज टू अचीव, हमें क्या अचीव करना है, ये बोल रहा है। ऑप्शन ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोग्रेस एंड प्रिविलेज। तो देखो ये भी बात कर तो रहा है वैसे पैसेज में, बट हम आगे के पॉइंट देखते हैं। इक्वल प्रिविलेज, फुलफिलमेंट ऑफ डेस्टिनी एंड पॉलिटिकल टॉलरेंस। अब पैसेज में कहीं भी पॉलिटिकल टॉलरेंस की बात नहीं हुई, तो हम इसको हटा सकते हैं। सी, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड इकोनॉमिक पैरिटी, कहीं भी एडवेंचर की बात नहीं हुई और इकोनॉमिक पैरिटी की भी बात नहीं हुई। हाँ, इक्वल राइट्स की जरूर बात हुई है, लेकिन इकोनॉमिक पैरिटी और एडवेंचर की बात नहीं हुई, तो दो ऑप्शन हट गए। सी, हार्ड वर्क, ब्रदरहुड एंड नेशनल यूनिटी। तो देखो पैसेज में हमें बात कर रहा है, ऑल ऑफ अस टू वॉट एवर रिलीजन वी बिलोंग आर इक्वली द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया विथ इक्वल राइट्स, प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशन। वी कैन नॉट एनकरेज कम्युनलिज्म, तो हमसे बात कर रहा है नेशनल यूनिटी की, ये ब्रदरहुड की बात कर रहा है अचीव करने की, हार्ड वर्क करने की बात कर रहा है कि हमारा हाई स्टैंडर्ड रहे, तो हमारा आंसर होगा डी। 22, इन द लाइट ऑफ द above passage द नेचर ऑफ जनरल बिल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, हमसे नेचर ऑफ जनरल बिल पूछ रहे हैं। द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू रोसू पुट्स हिज पर्सनल एंड ऑल हिज पावर इन कॉमन अंडर सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ जनरल बिल, एंड in our corporate capacity we receive each member as an individual part of the whole। तो जनरल बिल में क्या बोलना चाह रहा है? ऑप्शन ए, द सम टोटल ऑफ द प्राइवेट बिल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। नहीं, यहाँ कहीं टोटल की बात नहीं हुई, तो ये ऑप्शन हट गया। ऑप्शन बी, विच इज आर्कुलेटेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिविजुअल्स, कहीं भी देखो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं हुई, तो ऑप्शन भी हट गया। ऑप्शन सी, द कलेक्टिव गुड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्राइवेट बिल्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो देखो यहाँ पे बात हुई है कॉर्पोरेट कैपेसिटी वी रिसीव ईच मेंबर एज एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द होल, तो यहाँ पे ये बात हुई है कि कलेक्टिव गुड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्राइवेट बिल ऑफ द इंडिविजुअल, तो इसका आंसर सी हो गया। और मटेरियल इंटरेस्ट की तो कहीं बात ही नहीं हुई, तो ये भी हट गया हमारा ऑप्शन।
Question number 23. What does the above passage imply? In a democratic state where a high degree of political maturity of the people obtains, the conflict between the will of the sovereign law-making body and the organized will of the people seldom occurs. तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है लॉ मेकिंग बॉडी मतलब हमारी पार्लियामेंट मान लो और ऑर्गेनाइज्ड विल ऑफ द पीपल सेल्डम ऑकर्स। पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, पीपल की बात कर रहा है और लॉ मेकिंग बॉडी की बात कर रहा है। ऑप्शन ए, इन अ डेमोक्रेसी फोर्स इज द मेन फिनोमिना इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सोवेरेनिटी। देखो पूरे पैसेज में कहीं फोर्स की बात नहीं हुई है ना, तो ऑप्शन ही हट गया। ऑप्शन बी, इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी फोर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज द मेन फिनोमिना इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सोवेरेनिटी। अब देखो वही बात हो गई ना कि फोर्स की फिर बात नहीं हुई पूरे पैसेज में, तो ये भी हट गया। ऑप्शन सी, इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी यूज ऑफ फोर्स इज इररिलेवेंट इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सोवेरेनिटी। देखो इसमें क्या किया इसने, यूज ऑफ फोर्स को बिल्कुल इररिलेवेंट बता दिया इन द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सोवेरेनिटी, बल्कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट बता रहा था। तो आप फोर्स यूज कर सकते हो। जैसे ऑप्शन डी पढ़ते हैं, इन ए मैच्योर डेमोक्रेसी फोर्स इज नैरोड डाउन टू ए मार्जिनल फिनोमिना इन एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ सोवेरेनिटी। तो देखो ये पॉइंट ज़्यादा सही है फोर्थ वाला, कि आप कभी कभी फोर्स यूज़ कर सकते हो जब आपको अपनी सोवेरेनिटी को बचाना हो ना कंट्री की, तो आप फोर्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन मिनिमम यूज़ करना है, तो ऑप्शन डी होगा। 24, द पैसेज रिलेट्स टू ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन widespread interest and participation in politics, in which voting is essential part. To deliberately refrain from taking such an interest and from voting is a kind of implied anarchy. It is to refuse one's political responsibility while enjoying the benefits of free political society. तो इसमें हमसे क्या बोल रहा है पैसेज में, ड्यूटी टू वोट। पूरे में हमसे बोल रहा है कि आप वोट करो, आपकी ड्यूटी बता रहा है वोट को, तो इसका ऑप्शन यही सही होगा। फ्रीडम टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, हाँ ये हो सकता है, बट ड्यूटी की बात कर रहा है कि हमें वोट देना हमारा, कि वोटिंग करना हमारी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 25, द पैसेज सीम्स टू सजेस्ट दैट, क्या सजेशन दे रहा है पैसेज हमें, इन अ फ्री कंट्री द मैन हु रीचेज द पोजिशन ऑफ लीडर इज यूजुअली वन ऑफ आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर एंड एबिलिटी। Moreover, it is actually possible to foresee that he will reach such a position since early in life one can see his qualities of character. But this is not always true in the case of dictator. Often he reaches his position of power through chance, very often through the unhappy state of his country. तो इसमें डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है और लीडर कैसे बनते हैं। पैसेज में हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, ऑप्शन ए, अ लीडर फोर्सीज हिज फ्यूचर पोजीशन। तो यहाँ पे देखो बोला है, मोर ओवर इट इज यूजुअली पॉसिबल टू फोर्सी दैट ही विल रीच सच अ पोजीशन। पहुंच सकता है लेकिन फोर्स ही नहीं करेगा, तो ऑप्शन ही हट गया और ये मेन सजेशन नहीं है। ऑप्शन बी, ए लीडर इज चूजन ओनली बाय अ फ्री कंट्री। अब ये देखो एक्सट्रीम हो गया ना, भाई लीडर तो सभी चूज करते हैं, कंट्री फ्री हो ना हो। अब नॉर्थ कोरिया में भी तो लीडर है ना, तो ये भी हट गया। ये लीडर मस्ट सी दैट हिज कंट्री इज फ्री फ्रॉम डेस्पेयर। देखो यहाँ पे बात हुई है डिक्टेटरशिप में अनहैप्पीनेस ऑफ स्टेट की, तो ये तो बात नहीं होगा, जरूरी थोड़ी है कि भाई लीडर अपनी स्टेट को खुश देखे। ऑप्शन डी, डेस्पेयर इन अ कंट्री समटाइम्स लीड टू डिक्टेटरशिप, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिया ना अनहैप्पी स्टेट ऑफ इस कंट्री, तो ऑप्शन डी हो सकता है। देखो इसका आंसर यहाँ पे दिया है। अब 26, फॉलोइंग अजम्पशंस, हम क्या क्या अजम्पशन ले रहे हैं। The greatest blessing that technological progress has in store for mankind is not, of course, an accumulation of material possession. The amount of these can be effectively enjoyed by one individual in one lifetime is not great, but there is not the same narrow limit to the possibility of enjoyment of leisure. The gift of leisure may be abused by people who have had no experience of making use of it. Yet the creative use of leisure by minority in society has been mainspring of all human progress beyond the primitive level. लेजर मतलब फुर्सत की बात हो रही है।
किंतु फुर्सत के समय के उपभोग की संभावनाएं उसी संकीर्ण सीमाओं तक सीमित नहीं है। जिन्होंने फुर्सत के समय के उपहार के सदुपयोग का भी अनुभव नहीं किया, वे लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। फिर भी समाजों की एक अल्पसंख्या द्वारा फुर्सत के समय का रचनात्मक उपयोग किया जाना ही आदिम स्तर के बाद सभी मानव प्रगति का मुख्य प्रेरणा स्रोत रहा है। तो अजम्पशन क्या ले रहा है इसमें? पीपल ऑलवेज सी द लेजर टाइम एज अ गिफ्ट एंड यूज इट फॉर एक्वायरिंग मोर मटेरियल पोजेशन। अब देखो इसमें ये फिर आ गया ना ऑलवेज। अब पूरे पैसेज में ये कहीं भी बात नहीं करी कि हमेशा, ना उसमें ऐसा थॉट प्रोसेस दिख रहा कि हमेशा की बात हो रही, तो ऑप्शन ये तो हमारा हट गया और उसके कारण ऑप्शन सी भी हट गया। फिर यूज ऑफ लेजर बाय सम पीपल टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल थिंग्स हैज बीन द चीफ सोर्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। हाँ, ये बात कर रहा है। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है ना, द गिफ्ट ऑफ लेजर बाय माइनॉरिटीज इन सोसाइटी हैज बीन मेन स्प्रिंग ऑफ ऑल द ह्यूमन प्रोग्रेस। तो इसका आंसर होगा बी। 27 में अजम्पशन पूछ रहा है हमसे फिर कि क्या एज्यूम करके पैसेज लिखा है। There is more than a modicum of truth in assertion that a working knowledge of ancient history is necessary to the intelligent interruption of the current event. But the sage who uttered these words of wisdom might well have added something on the benefit of studying, particularly the famous battle of history, for the lesson they contain for those us who lead or aspire leadership. Such study will reveal certain quality and attributes which enable the winners to win and certain deficiency which cause the loser to lose, and the student will have to see the same pattern recurs consistently again and again throughout the centuries. इस पैसेज में अजम्पशन क्या है वो देखते हैं। अजम्पशन मतलब ये हमारा पैसेज है, इससे हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, तो ऑथर ने क्या सोच के पैसेज लिखा है वो अजम्पशन होती है। ऑप्शन 1, द स्टडी ऑफ फेमस बैटल्स ऑफ हिस्ट्री वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द मॉडर्न वॉरफेयर। नहीं, वो हमें ये बताएगा कि लोग कैसे जीतते आ रहे हैं और कैसे हारते हैं, बट वो हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे हमें ना। मॉडर्न वारफेयर की बात नहीं कर रहा वो कुछ क्वालिटीज़ की बात कर रहा है। ऑप्शन 2, स्टडिंग द हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर एनीवन हु एस्पायर टू बी लीडर। पूरे पैसेज में कहीं लीडर की भी बात नहीं हुई, तो ये भी हट गया। हमारा ऑप्शन क्या आएगा? आंसर डी। अब देखो ये टफ हो जाते हैं ना, क्योंकि आप फ्लो में कोई भी हो, एग्जाम के प्रेशर में और फ्लो में आप इसको भी सही मानेंगे, बट ठीक है आप इतना चलेगा, बट ये ऑप्शन आपको एलिमिनेट ही करना है बिल्कुल, क्योंकि लीडर की कहीं बात नहीं हो रही पैसेज में। तो आपको सेकंड वाला पॉइंट तो बिल्कुल एलिमिनेट करना है। बाकी फिर इसमें और इसमें कंफ्यूजन रहेगी तो चलेगा। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव पैसेज? Disruption of traditional institution identification and loyalty is likely to lead to ambivalent situation. It is possible that some people may renew their identification with traditional group, whereas other align themselves with new groups and symbols emergent from process of political development. In addition, political development tends to foster group awareness of a variety of class, tribe, religion, clan, language, religion, occupation, region and others. इसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है पैसेज में, हमें वो देखना है। तो ऑप्शन ए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट अ यूनिलीनियर प्रोसेस फॉर इट इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिके। ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल सोसाइटीज सक्सीड इन रेसिस्टिंग पॉजिटिव एक्सपेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पूरे पैसेज में कहीं ऐसी बात नहीं लिखी कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज बहुत अच्छी थी और उनमें सक्सेसफुल थी, तो ये ऑप्शन हट गया। ऑप्शन सी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ट्रेडिशनल सोसाइटी टू ब्रेक अवे फ्रॉम लिंगरिंग लॉयल्टीज। ऐसी भी बात नहीं हुई, और इतने एक्सट्रीम वर्ड हम यूज नहीं करते ना, ये हमेशा गलत होते हैं लगभग। इट इज इम्पॉसिबल, तो ये हट गया। डी, सस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल लॉयल्टीज इज कंड्यूसिव टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट। देखो इसमें कहीं बात नहीं करी, उसने बोला कि कुछ लोग ट्रेडिशनल सोसाइटीज से अलाइन करते हैं अपने आप को और कुछ लोग मॉडर्न सोसाइटी से। तो मॉडर्न सोसाइटीज रहती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियन, लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन, इन सब के लोग रहते हैं, तो ये कहीं बात नहीं करी, कंड्यूसिव है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हट गया। आंसर क्या होगा? ए। 42, मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रिटिकल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। मतलब हमसे अनुमान पूछ रहा है कि क्या होगा। जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ते हैं। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट
trend worldwide towards a regionalism in government, resulting in widespread transfer of power downwards towards the region and communities since 1990s. This process which involve, देखो वर्ल्ड वाइड की बात करिए, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल एंटिटीज एंड बॉडीज एट सब नेशनल लेवल एंड इंक्रीज इन देयर कंटेक्स्ट एंड पावर्स इज ऑल्सो नॉन एज डिवॉल्यूशन. अपन पीआरआई में पढ़ते हैं ना, डिवॉल्यूशन ऑफ पावर. तो डिवॉल्यूशन हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड एज मेड अप ऑफ थ्री फैक्टर्स: political legitimacy, decentralization of authority, and decentralization of resources. Political legitimacy here means a mass demand from below for the decentralization process, which is enabled to create political force for it to take place. In many cases, decentralization is initiated by the upper tier of government without sufficient political mobilization for it at the grassroots level, and in cases the decentralization process often does not fulfill its objective. तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रिटिकल इन्फ्रेंस. अनुमान क्या निकाल सकते हैं? ऑप्शन ए, emergence of powerful mass leader is essential to create sub-national political entities and thus ensure successful devolution and decentralization. अब पूरे पैसेज में आप, अब पूरा पैसेज हमने पढ़ा ना, तो पूरे पैसेज में कहीं भी बात नहीं हुई मास लीडर की बात ही नहीं हुई. तो ऑप्शन ए हट गया हमारा. ऑप्शन बी, द अपर टियर ऑफ गवर्नमेंट शुड इम्पोज डिवॉल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑन द रीजनल कम्युनिटीज बाय लॉ एंड अदरवाइज. अब इसमें देखो, इसने ये बोला जरूर है, पर इससे उल्टी बात कर रहा है यहाँ पे वो. उसने बोला कि बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हुआ है कि ऊपर से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, बट ये अच्छी बात नहीं है. पैसेज में इससे अपोजिट बात कर रहा है. ऑप्शन सी, devolution to be successful requires democracy in which there is a free expansion of the will of the people at lower level and their active participation at the grassroots level. मेन बात वो यही कर रहा है. जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो मेन बात वो यही कर रहा है कि भाई लोग अपने आप से करें, उन पे एनफोर्स नहीं किया जाए चीज़ें, वो अपने आप से करें और पार्टिसिपेशन भी हो. ऑप्शन डी, फॉर डिवॉल्यूशन टू टेक प्लेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इन द मासेस इज एसेंशियल. तो एसेंशियल तो ऐसा नहीं है कुछ. ऑप्शन डी हट गया हमारा. अब क्वेश्चन नंबर 43, मोस्ट लॉजिकल एंड एसेंशियल मैसेज पूछा है हमसे. वी लिव इन अ डिजिटल टाइम्स. द डिजिटल इज नॉट sometimes we use strategically and specifically to do a few tasks. Our very perception of who we are, how we connect to the world around us, and the way in which we define our domains of life, labor, and language are hugely structured by digital technologies. The digital is everywhere and like air invisible. We live within digital system. We live to initiate gadget. We interact through digital media, restructure our life. The digital, far from being a tool, is a condition and context that defines the shapes and boundaries of our understanding of self, society, and structure of governance. पूरे पैसेज में देखो डिजिटल डिजिटल की बात हुई है, तो आंसर में डिजिटल तो आना ही चाहिए. तो मोस्ट लॉजिकल एंड एसेंशियल मैसेज क्या है? ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज. अब गवर्नेंस की बात ही नहीं हुई पैसेज में, तो ऑप्शन ही हट गया. ऑप्शन बी, स्पीकिंग ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इज स्पीकिंग ऑफ अवर लाइफ एंड लिविंग. हाँ, ये बात हुई है कि भाई डिजिटल हमारी पूरी लाइफ है और लिविंग है. तो ऑप्शन भी मेरे ख्याल से सही होगा, बट हम आगे के पॉइंट और देखते हैं. अवर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विदाउट डिजिटल मीडिया. अब क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये सब बात नहीं हुई पैसेज में. यूज ऑफ डिजिटल सिस्टम इज इम्पेरेटिव फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड इन फ्यूचर. अब पूरे पैसेज में प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन भी मेरे ख्याल से गलत ही होगा. इसका आंसर होगा बी. 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल एंड क्रिटिकल इन्फ्रेंस. क्या अनुमान लगाएंगे हम इससे? द IMF has pointed out that the fast growing economies of Asia face the risk of falling into middle income trap. It means that the average income of this country will till now have been growing rapidly will stop growing beyond a point that is well short of incomes in the developed West. The IMF identifies a number of causes of middle income trap, none of which is surprising, from infra
to weak institution to less than favorable macroeconomic condition. But the broad overall cause, says IMF, is a collapse in the growth of productivity, कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इससे क्या हम इन्फ्रेंस निकालेंगे? अब देखो, अगर किसी भी पॉइंट में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात होगी तो वो हमारा आंसर सही होगा। 44, ऑप्शन ए, once a country reaches middle income stage, it runs the risk of falling productivity, which leads to stagnant income. अब पैसेज में ये बात हुई है ना। सेकंड, falling into middle income tracks is a general characteristic of fast growing economies. नहीं, वो एशिया की बात कर रहा है, और वो एशिया में बात कर रहा है ना, तो पूरे का तो हम अनुमान लगा नहीं सकते, तो ऑप्शन भी हट गया। सी, देयर इज नो होप एट ऑल फॉर इमर्जिंग एशियन इकोनॉमी टू सस्टेन द ग्रोथ मोमेंटम। नो होप एट ऑल, ये सब बातें हो रही, ये गलत है हमारा। ऑप्शन डी, एज रिगार्ड्स ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी द परफॉर्मेंस ऑफ एशियन इकोनॉमी इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। नहीं, ग्रोथ तो वो अच्छी बोल रहा है ना, तो ये ऑप्शन भी हट गया। फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि इसमें तो देखो प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है और स्टैग्नेंट इनकम है ना, मिडिल इनकम ट्रैप की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। 45, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल अजम्पशन, an innovative India will be inclusive as well as technological advance, improving the lives in all Indians. Innovation and R&D can mitigate increase in social inequality and relieve the pressure created by rapid urbanization. इनोवेशन और आर&डी की बात कर रहा है। द ग्रोइंग डाइवर्जेंस इन प्रोडक्टिविटी बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉलेज इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज थ्रेटन टू इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी बाय एनकरेजिंग इंडियाज आर&डी। देखो, आर&डी को एनकरेज करने की बात कर रहा है। बाय एनकरेजिंग इंडियाज आर&डी लैब्स एंड यूनिवर्सिटी टू फोकस ऑन द नीड्स ऑफ पुअर and by improving the ability of informal firms to absorb knowledge, and an innovation and research agenda can counter this effect. Inclusive innovation can lower the cost of goods and services and create income earning opportunity for the poor people. अब क्या मोस्ट लॉजिकल और रैशनल अजम्पशन है? अब पूरे पैसेज में इनोवेशन और आर&डी की बात हो रही है। ऑप्शन ए, इनोवेशन एंड आर&डी इज द ओनली वे टू रिड्यूस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। पैसेज में देखो माइग्रेशन की बात नहीं हुई, ओनली भी आ गया, रूरल टू अर्बन बात नहीं हुई, तो ऑप्शन ही हमारा हट गया। ऐसे ही आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे। ऑप्शन बी, एवरी रैपिडली ग्रोइंग कंट्री नीड्स टू मिनिमाइज द डाइवर्जेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर। देखो पैसेज में बात तो ऐसी हुई है, पर हर कंट्री की बात नहीं हुई, और दूसरा क्या है, मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा वो एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर की बात नहीं कर रहा, वो मेन बात कर रहा है आर&डी की, तो ये भी हमारा ऑप्शन हट गया। ऑप्शन सी, इंक्लूसिव इनोवेशन एंड आर&डी कैन हेल्प क्रिएट एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। हाँ, ये सही बात कर रहा है। एगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब होता है सब इक्वल रहें, सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास, तो यही मेन बात कर रहा है। ऑप्शन डी, रैपिड अर्बनाइजेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रैपिड। अब देखो पैसेज में रैपिड अर्बनाइजेशन, इस पे कुछ फोकस नहीं है, तो ये हट गया हमारा आंसर सी। 46, मोस्ट रैशनल इन्फ्रेंस, climate change is likely to expose a large number of people to create an environment risk, forcing them to migrate. The international community is yet to recognize the new category of migrants. There is no consensus on definition and status of climate refugee. Owing to the distinct meaning that the term refugee carrying international law, there are still gaps in understanding how climate change will work, the root cause of migration. देखो क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज के कारण माइग्रेशन और क्लाइमेट रेफ्यूजी, इनकी अभी तक मेन बात निकली है। हु इज़ गोइंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन? मोर एम्फोसिस हैज़ बीन गिवन टू इंटरनेशनल माइग्रेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, बट देयर इज need to recognize the migration of such people within the countries, and also to their problems can be addressed properly. तो इससे हम क्या अनुमान निकाल सकते हैं? जिसमें देखो क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, क्लाइमेट रेफ्यूजीज, इन सब की बात होगी, वो हमारा आंसर होगा।
ऑप्शन ए, द वर्ल्ड विल नॉट बी एबल टू कोप विथ लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ क्लाइमेट रेफ्यूजी। अब देखो इनने कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि कभी एबल टू नॉट कोप, तो ये हमारा ऑप्शन हट गया। बी, मस्ट फाइंड द वेज एंड मीन्स टू स्टॉप फर्दर क्लाइमेट चेंज। मेन मुद्दा क्लाइमेट चेंज का नहीं है, रेफ्यूजी और माइग्रेशन का है। सी, क्लाइमेट चेंज विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ द पीपल इन फ्यूचर। अब फ्यूचर में ज़रूरी नहीं है ना क्लाइमेट चेंज हो, और कोई सा भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, वॉर भी हो सकते हैं, तो ऐसी कुछ बात नहीं बोली पैसेज में। ऑप्शन डी, रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन इज़ नॉट येट प्रॉपरली अंडरस्टूड। हाँ ये सही है, क्योंकि देखो हमारी अभी डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है और इंटरनेशनल लॉस भी क्लियर नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 47 अजम्पशन बोली है, और 48 बायोपेस्टिसाइड्स ये बोला है। तो एक बार पैसेज पढ़ते हैं। मैनी फार्मर्स यूज सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स टू किल इन्फेस्टिंग इंसेक्ट्स। द कंजम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इज टचिंग 3000 gram per hectare. Unfortunately, there are reports these compound poses inherent toxicity that endanger the health of farm operator, consumer, and the environment. Synthetic pesticides are generally persistent in environment, entering the food chain. They destroy the microbial activity and cause ecological imbalance. Their indiscriminate use has resulted in development of resistant among insect, upsetting balance. Natural pest control using the botanical pesticide is safer to the user and environment because they break down into harmless compound within hours or days in the presence of sunlight, plant and अब देखो ये पैसेज आप एक बार पॉज करके पढ़ना, हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। अजम्पशन पूछा है हमसे, तो पहली क्या है, सिंथेटिक पेस्टिसाइड शुड नेवर बी यूज्ड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। देखो पैसेज में हमें सिंथेटिक पेस्टिसाइड के डिसएडवांटेज बता रहा है, पर उसने कभी ऐसा एज्यूम नहीं किया कि आप कभी यूज़ मत करो। वो बोल रहा है नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज़ करो। हमारा पहला पॉइंट हट गया, ये गलत है पहला, तो इसके कारण देखो हमारा आंसर आ गया बी। ये आंसर आ गया 2 ओनली। फिर भी लेकिन हम आगे के पढ़ेंगे। वन ऑफ द एम्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज टू एंश्योर मिनिमल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। हाँ ये बात करिए कि हमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को ख़राब नहीं करना है, बैलेंस बना के चलना है। 3, botanical pesticides are more effective as compared to synthetic pesticide। कहीं भी पैसेज में कंपैरिजन दिया नहीं है, बस वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहा है। तो अच्छा तो देखो बॉटेनिकल पेस्टिसाइड से, बट इफेक्टिवनेस कम है, तो ये भी हट गया। आंसर क्या होगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग बायोपेस्टिसाइड्स। दे आर नॉट हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। हाँ ये बात सही है। दे आर परसिस्टेंट इन एनवायरमेंट। नहीं, एनवायरमेंट में परसिस्टेंट नहीं रहते हैं ना, वो ब्रेक हो जाते हैं, तो ये हमारा हट गया 2 नंबर का पॉइंट, तो उससे 2 ऑप्शन हट गए। दे आर एसेंशियल टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी इकोसिस्टम। नहीं, एसेंशियल नहीं है, और एनी इकोसिस्टम, तो ये भी हट गया थर्ड। इसका आंसर होगा 1 ओनली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम अबव पैसेज। The air quality index is a way to combine measurement of multiple air pollutant into single number of rating. This index is ideally kept constantly updated and available in different places. The AQI is most useful when lots of pollution data are being gathered and when pollution levels are normally, but not always low. In such cases, if pollution level spike for few days, the public can quickly take preventive action in response to an air quality warning. Unfortunately, that is not urban India. Pollution levels in many large Indian cities are so high that they remain well above any health or regulatory standard for large part of the year. If our index stays in red dangerous region day after day, there is not much anyone can do other than gathering used to ignore it. देखो इंडेक्स की थोड़ी बहुत बुराई चल रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की। ऑप्शन ए, our government are not responsible enough to keep our cities pollution free। कहीं भी पैसेज में गवर्नमेंट की बात नहीं हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं हुई, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन बी, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर एयर क्वालिटी इंडिसेस इन आवर कंट्री। भाई नीड क्यों नहीं होगी, नीड तो है,
बट उसमें हमें कुछ ठीक करना है, तो ये ऑप्शन बी भी हट गया। ऑप्शन सी, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज नॉट हेल्पफुल टू द रेसिडेंट ऑफ मैनी ऑफ अवर लार्ज सिटीज़। हाँ, ये हमसे ज़रूर बोला है कि भाई हमारे लिए उतना हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी पॉल्यूशन बहुत हाई रहता है, हम सिर्फ उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन डी, इन एवरी सिटी पब्लिक अवेयरनेस अबाउट पॉल्यूशन प्रोग्राम्स शुड इंक्रीज। तो देखो, रियलिटी में तो ऐसा होना चाहिए, बट पैसेज में कहीं भी अवेयरनेस की बात नहीं है, और पैसेज का मेन मुद्दा तो इंडेक्स का है, अवेयरनेस का है ही नहीं है, तो ये हट गया। 62, इसमें भी इन्फ्रेंस पूछी है हमसे, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। प्रोडक्टिव जॉब्स आर वाइटल फॉर ग्रोथ एंड a good job is the best form of inclusion. More than half of our population depends on agriculture, but the experience of other countries suggests that number of people dependent on agriculture will have to shrink if per capita incomes in agriculture are to go up substantially. While industry is creating jobs, too many such jobs are low productivity, non-contractual jobs in unorganized sector, offering low incomes, little protection and no benefit. Service jobs are relatively of high productivity, but employment growth in services has been slow in recent year. एक तो बात कर रहा है वो एग्रीकल्चर ग्रोथ की, दूसरी बात कर रहा है वो प्रोडक्टिव जॉब की, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में। तो इससे क्या लॉजिक निकलेगा हमारा, वी मस्ट क्रिएट कंडीशन फॉर फास्टर ग्रोथ ऑफ हाईली प्रोडक्टिव सर्विसेज जॉब टू एंश्योर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इंक्लूजन। अब देखो ये बात सही कर रहा है, हम आगे वाले पॉइंट और देखेंगे। वी मस्ट शिफ्ट द फार्म वर्कर्स टू हाई प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग सेक्टर टू एंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूजन। देखो करना तो ऐसा ही चाहिए, है ना, बट पैसेज में ये बातें दोनों नहीं हुई है कि वी मस्ट शिफ्ट द, क्रिएट द कंडीशन, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए हमारे। सी, वी मस्ट क्रिएट कंडीशन फॉर फास्टर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव जॉब्स आउटसाइड द एग्रीकल्चर इवन वाइल इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। देखो ये बात हुई है, यहाँ पे यही बात हुई है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और साथ में हमें लोगों को बाहर प्रोडक्टिव जॉब में लेके जाना है। ऑप्शन डी, वी मस्ट एम्फसाइज द कल्टिवेशन ऑफ हाई यील्डिंग हाइब्रिड वेराइटीज एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब देखो पैसेज में इन सब की बात ही नहीं हुई ना, तो ये ऑप्शन तो सबसे पहले आपको काटना है, डी वाला, इसका आंसर सी होगा। 63, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। Landscape scale approach to land use can encourage greater biodiversity outside protected areas. During Hurricane Mitch in 1998, farms using uh, eco-agriculture practices suffered 58%, 70% and 90% less damage in Honduras, Nicaragua and Guatemala respectively than farms using conventional techniques. In Costa Rica, vegetative windbreaks and fence rows boosted farmers' income from pasture and coffees while also increasing bird diversity. Bee pollination is more effective when agriculture fields are closer to natural or semi-agriculture activities. If finding matters that 87% of the world population, 107 leading crops depend on animal pollinator in Costa Rica, Nicaragua, Colombia, silvo pastoral system that integrate system with pastoral land are improving and thus देखो हमें पैसेज में ये समझ में आ रहा है कि भाई वो क्या बात कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह की बात कर रहा है, तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे। ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट एनहांस बायोडाइवर्सिटी कैन ऑफन इंक्रीज फार्म आउटपुट एंड रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर। बिल्कुल यही बात करी है ना उसने, पहले में देखो डिजास्टर कम होता है, यही बात कर दी उसने, और बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ाता है। ऑप्शन बी, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड बी एनकरेज टू रिप्लेस इको एग्रीकल्चर विद कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। ये बिल्कुल उल्टी बात बोल दी, हटा दो। इको एग्रीकल्चर शुड बी परमिटेड इन प्रोटेक्टेड एरियाज विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी। गलत। yield of crops will be very high if eco agriculture policies are adopted to cultivate them। नहीं, इसका आंसर सही होगा सबसे ज़्यादा ए वाला। 64th, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस, मतलब हम क्या अनुमान लगा सकते हैं ना, ये हमारा पैसेज है, इसके आगे का एक नंबर पॉइंट है ना, कि इसके आगे हम क्या अनुमान लगा रहे हैं। तो जब भी इन्फ्रेंस पूछे ना तो हमें एक एक कदम आगे सोचना है, और एजम्पशन पूछे ना तो हमें एक कदम पीछे जाके सोचना है।
64th, the medium term challenge for Indian manufacturing is to move from lower to higher tech sectors, from lower to higher value added sector, and from lower to higher productivity sector. Medium tech industry are primary capital intensive and resource processing, and high capital and high tech industries are mainly capital and technological intensive. In order to push the share of manufacturing in overall GDP to projected 25%, Indian manufacturing needs to capture the global market sector in showing a rising trend in demand. These sectors are largely highly technology and capital intensive. तो इससे हम क्या अनुमान लगा पा रहे हैं? इंडियाज जीडीपी डिस्प्ले हाई वैल्यू एडेड एंड हाई प्रोडक्टिविटी लेवल्स इन मीडियम टेक एंड प्रोसेसिंग रिसोर्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं. प्रमोशन ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया. अब ऐसे तो बिल्कुल ही गलत होंगे ऑप्शन. नॉट पॉसिबल इन इंडिया. ऑप्शन सी, इंडिया शुड पुश अप द पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड एनकरेज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. तो देखो ये थोड़ी बात हो रही है ना. फिर भी हम डी पॉइंट देखते हैं. इंडिया हैज़ ऑलरेडी गेन्ड अ ग्रेट शेयर इन ग्लोबल मार्केट इन सेक्टर शोइंग अ राइजिंग ट्रेंड. नहीं भाई, हमें अभी गेन करना है, तो ये हट गया हमारा. ऑप्शन सी. 65th मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी. कोरोलरी मतलब किस ठोस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हो, है ना, जो मेन कंक्लूजन आपका निकल के आ रहा है पैसेज से. Over the last decade, Indian agriculture has become a robust with record production of food grains and oilseeds. Increased procurement consequently has added huge stock of food grains in the granaries. India is one of the world's top producer of rice, wheat, milk, fruits, vegetable. India is still home to quarter of all under malnourished people in the world. On an average, almost half of the total expenditure of nearly half of the household is on food. अब इससे क्या निष्कर्ष निकाल रहा है कि एक तो हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है, उसके बाद भी हमारे पास अंडर नरिश्ड पीपल हैं, और हमारे हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होता है फूड पे. निष्कर्ष भी कुछ ऐसे ही कुछ आसपास हुई होगा ना, कि हमें प्रोडक्शन का यूटिलाइज करना पड़ेगा. तो ऑप्शन ये क्या है? इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फार्म टू फोक वैल्यू चेन इज नेसेसरी टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन. अब देखो पहले ही हमें ऑप्शन सही लग रहा है, बट हम आगे का भी पढ़ेंगे. इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल ऑटोमेटिकली एलिमिनेट द पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया. कहाँ कम हो रही है भाई? प्रोडक्टिविटी तो हमारी फिर भी अच्छी है, लेकिन कहाँ कम हो रही, तो ये हट गया हमारा. ये निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा. सी, इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज ऑलरेडी ग्रेट एंड इज नॉट अ नेसेसरी टू इंक्रीज इट फर्दर. प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी पड़ेगी ना, हमेशा बढ़ानी पड़ेगी. तो ये भी नहीं है कंक्लूजन. The allocation of more funds for social welfare and poverty alleviation program will ultimately eliminate the poverty and malnutrition in India. ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा. ऑप्शन ए सही है हमारा. एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी फार्म टू फोक वैल्यू चेन में. 66th, which of the following views corroborates of the above statement? The states are like pears and central. The states are like pears and the center is like thread. Which turn them into necklace. If the thread snakes, the pearls are scattered. बोल रहा है स्टेट मोती की तरह होती हैं, और जो वो जो धागा है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है. तो इससे हम क्या लॉजिक निकाल सकते हैं? अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक्स अ फेडरेशन स्ट्रॉन्ग. नहीं, धागा बोल रहा है ना, कि धागा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ द थ्रेड स्नैप्स द पेयर्स आर सेटर्ड. भाई अगर धागा टूट जाएगा तो मोती बिखर जाएंगे. तो ये धागे की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं हमें. धागा मतलब सेंट्रल. तो ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल इज ए बाइंडिंग फोर्स फॉर नेशनल इंटीग्रिटी. बिल्कुल यही बात होगी. जैसे धागा बाइंड करके रखता है ना मोतियों को. 67th, द अबव स्टेटमेंट आर्ग्यूज फॉर. तो इसमें क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है मेन? रूल अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट. रूल ऑफ द पुअर, ये बात नहीं हो रही. एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ रिच, ये भी बात नहीं हो रही. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वली टू ऑल, ये भी बात नहीं हो रही. आंसर है रूल अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ द गवर्नड. यहाँ पे देखो बीच में कहीं कंसेंट की भी बात हुई थी ना, कंसेंट. सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.